हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर क्या होता है। मतलब एम्पलीफायर को अपने पर्पज के हिसाब से हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हमको जैसा यूज करना है एम्पलीफायर को, तो उसको उस तरीके से यूज करने के लिए हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि हमारे पास कितने तरह के एम्पलीफायर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ, और अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से जान लेते हैं तो लगभग आपको इस यूनिट में आपको पूरे यूनिट नंबर 6 जो है, इस यूनिट में आपको टॉपिक को कैसे पढ़ना है ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो यही रहेगा आज के इस लेक्चर में। आप इस लेक्चर के एंड होते होते आप क्या क्या चीजें सीख जाएंगे कि एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर का काम क्या होता है, और इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, कितने भागों में इसको डिवाइड करते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या होता है। अब सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि जो कोई भी एम्पलीफायर, मतलब एकदम सबसे बेसिक एम्पलीफायर, क्योंकि सारे जो प्रैक्टिकल एम्पलीफायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके जो रियल लाइफ में आप एम्पलीफायर्स देखते हैं उसमें कई सारे स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये माइक है, ये माइक क्या कर रहा है, हमारे एक वीक आवाज को कैप्चर कर रहा है, और ये माइक फिर आपको जब प्रोसेस होके यहाँ पे रिसीवर लगा होगा, रिसीवर्स में आपके एम्पलीफायर्स होंगे जो कि क्या करेंगे, सिग्नल को मॉडिफाई करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे, उसके बाद आपको आवाज क्लियरली सुनाई देता है। ठीक है, तो एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को हम लोग जब तक नहीं सीख जाते तब तक हम एक प्रैक्टिकल एम्पलीफायर, जो कि आप इस समय बाहर देखते हैं, जैसे लाउड स्पीकर में देखते हैं, ये सारे एम्पलीफायर्स को नहीं समझ पाएंगे। तो उसको भी आज हम लोग आज के इस क्लास में देखने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, उससे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, चाहे एमसीक्यू हो चाहे रिटन हो, ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, इसके बारे में भी आज के क्लास में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही रहेगा आज की इस क्लास में। चलिए अपने क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं कि यहाँ पे एम्पलीफायर क्या होता है। ठीक है, एम्पलीफायर में आपको एम्पलीफायर्स एम्पलीफायर में आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अगर आप कोई एम्पलीफायर से कोई इनपुट सिग्नल देते हैं, एम्पलीफायर में कोई भी आपने इनपुट सिग्नल दिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज आपने प्रोवाइड करवाया एम्पलीफायर को, तो एम्पलीफायर का काम क्या है कि इस इनपुट के सिग्नल को बिना इसके शेप को चेंज किए, शेप का चेंज होने का क्या मतलब है, देखो ये आपका मान लो इनपुट आपने इस प्रकार से दिया, तो अगर इसका यहाँ पे शेप जो चेंज हो जाएगा, मतलब मान लो कि इसका शेप इस प्रकार से हो गया, तो इसमें क्या आ गया, फेज डिफरेंस आ गया, इसका फेज एंगल चेंज हो गया। यहाँ से ये पहले पॉजिटिव हाफ हाफ साइकिल के लिए जा रहा था, यहाँ पे ये पहले निगेटिव हाफ साइकिल के लिए आ रहा है। तो हमको ये फेथफुल एम्पलीफिकेशन इसको हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हमको भी किसी भी एम्पलीफायर से एक फेथफुल एम्पलीफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब फेथफुल एम्पलीफिकेशन क्या क्या होता है, कैसे हम लोग पा सकते हैं एक एम्पलीफायर से फेथफुल एम्पलीफिकेशन, इसके बारे में मैंने आपको जब जिस चैनल पे ये वीडियो आप देख रहे हैं उसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, और फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का एक प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे, तो आपको फेथफुल एम्पलीफिकेशन एंड ट्रांजिस्टर बाइसिंग के बारे में बताया गया होगा, वहां से आप चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो एम्पलीफायर क्या करता है, किसी वीक सिग्नल को उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल रियल लाइफ में जितने भी लाउड स्पीकर्स देखते हैं, जो माइक आप देखते हैं, ये सारे क्या है, एम्पलीफायर की तरह ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो एम्पलीफायर क्या करेगा, इस सिग्नल के जब आउटपुट में ये सिग्नल आपको मिलेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से आपको सिग्नल मिलने वाला है। ठीक है,
ये देखो, ये आपका आउटपुट सिग्नल का स्ट्रेंथ क्या हो गया, इससे इंक्रीज हो गया और इसका शेप भी चेंज नहीं हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन। इस प्रोसेस को एम्प्लीफिकेशन कहते हैं और जिस डिवाइस से ये एम्प्लीफिकेशन किया जाता है उसको एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको पता ही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इसको किन किन भागों में डिवाइड किया गया है। तो एम्पलीफायर में आपको, एम्पलीफायर पढ़ने के लिए आपको ट्रांजिस्टर्स के वर्किंग आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर्स कौन कौन से आपने पढ़े हैं, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस टाइप के आपने एम्पलीफायर्स, आपके ट्रांजिस्टर्स के बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया है कि वो कैसे वर्क करते हैं। ट्रांजिस्टर को अच्छे से वर्क करवाने के लिए हम लोग को कौन सा पार्ट इन आपका फॉरवर्ड बायस में रखना पड़ता है, कौन सा भाग आपका रिवर्स बायस में रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता ही होनी चाहिए। ठीक है, अब साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ा होगा कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है। ठीक है, अब एनपीएन और पीएनपी का पूरा वर्किंग आपको पता होना चाहिए। हालांकि आप सेकेंड सेमेस्टर से पढ़ के आ रहे हैं, तो मैं एक बार जरूर आपसे कहूंगा कि आप सेकेंड सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर का जो आपने ट्रांजिस्टर वाला सेक्शन पढ़ा है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अपने इस वीडियो को यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, देखिए वही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि एम्पलीफायर क्या करता है, इंक्रीज करता है एम्पलीट्यूड या स्ट्रेंथ ऑफ वीक सिग्नल विदाउट चेंजिंग इट्स अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे अदर रहेगा, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो पहला आपने इस तरीके से कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पढ़ा है, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पढ़ा है और कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इन्हीं का यूज करके हम लोग एम्पलीफायर्स को जब सिंगल स्टेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे यही सब आपके मैक्सिमम केसेस में हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का यूज करते हैं। अब कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर को क्यों हमेशा यूज करते हैं, क्योंकि इसका आउटपुट जो है, हमको अगर बिल्कुल लो इनपुट है तो उसको आउटपुट को बढ़ा देता है, मतलब बढ़ा के प्रोवाइड करवाता है। इसलिए हमेशा हम लोग कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का हमेशा यूज करते हैं। और इसमें भी हम लोग पीएनपी और एनपीएन दो टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इनमें हम लोग ज्यादातर एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। क्यों एनपीएन का यूज करते हैं, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में आपके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, देखो जब यहाँ पे दो एन टाइप सेमीकंडक्टर को, यहाँ पे दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को यहाँ पे रख दिया जाता है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर। रख नहीं दिया जाता है, ये बेसिकली इसका फैब्रिकेशन होता है। ठीक है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर आपका बन जाता है। अब जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी टाइप में होल्स होते हैं। तो एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज्यादा संख्या में, इसलिए आपका ज्यादातर केसेस में एनपीएन ट्रांजिस्टर, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में एनपीएन ट्रांजिस्टर आपका ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में बात। और एनपीएन ट्रांजिस्टर के साथ आप किसका यूज करेंगे, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। ठीक है, तो यही सारा कुछ रहना। और एनपीएन और पीएनपी को हम लोग कैसे पहचानते हैं, ये भी थोड़ा मैं बेसिक भी बता दे रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए कि यहाँ पे हमको क्या, हम लोग जो पुरानी क्लासेस हैं वो हमको इस चीज को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, तो एनपीएन का अगर आपको जानना है कि एनपीएन का सिंबल क्या होता है, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ये आप क्या करिए, देखिए ये कलेक्टर है, ये एमिटर है, ये आपका यहाँ पे बेस है। ठीक है, कलेक्टर एमिटर बेस है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से एक सिग्नल साइन लगाते हैं, जिससे हमको पता चलता है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और इसी सेम तरीके से आपका क्या बनेगा, पीएनपी भी बनेगा, बस इसमें चेंज क्या रहेगा, इसमें चेंज, ये कलेक्टर टर्मिनल, ये एमिटर टर्मिनल, ये आपका बेस टर्मिनल, और यहाँ पे चेंज क्या रहेगा कि ये जो साइन नीचे की तरफ आ रहा था ये ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो हमको पता है कि करंट, जो कन्वेंशनल करंट होता है
वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पे देखो पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस तरीके से याद कर लोगे तो आपको हमेशा एनपीएन और पीएनपी बनाने में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो एनपीएन हो गया, पीएनपी हो गया, और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कॉमन टर्मिनल करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमको रियल लाइफ में क्या होती है, हमको दो टर्मिनल की रिक्वायरमेंट होती है, एक से आप इनपुट देते हैं, एक से आउटपुट लेते हैं। ठीक है, मतलब 4 टर्मिनल की रिक्वायरमेंट होती है, 2 इनपुट के लिए, 2 आउटपुट के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर में एक टर्मिनल को कॉमन बनाते हैं। ठीक है, तो कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर आपने पढ़ा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा आपका कॉमन एमीटर यूज होगा। क्यों यूज होगा मैंने आपको बता दिया। चलो, अब इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं एम्पलीफायर्स का, कि कितने भागों में इसको बांटा जाता है, या बेसिकली इस यूनिट में हमको कौन कौन से टाइप के ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को पढ़ना है। ठीक है, तो पहला आपका अकॉर्डिंग टू आउटपुट, अकॉर्डिंग आउटपुट कैसा देता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला है वोल्टेज एम्पलीफायर, दूसरा है पावर एम्पलीफायर। ठीक है, वोल्टेज एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर क्या करता है, किसी भी इनपुट को अगर आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करता है विदाउट चेंजिंग इट्स अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये चीज आपको याद रखना होगा कि हमेशा जब भी एम्पलीफायर सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है तो वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे आपका एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, इसी तरीके से जो आपका ट्रांसफार्मर भी होता है ये भी क्या करता है, जैसे यहाँ पे वोल्टेज एम्पलीफायर क्या करता है, वोल्टेज लेवल को बढ़ाता है, उसी सेम तरीके से जो ट्रांसफार्मर होता है ये भी तो वोल्टेज को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। अगर हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो वो वोल्टेज को इंक्रीज करता है, और जब हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो वो वोल्टेज को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है, इस बात का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, तो जो भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज रिप्लाई करिएगा कि ये क्यों होता है, क्यों हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज नहीं करते हैं, और बेसिकली ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर में क्या अंतर है, ये चीज आप बता दीजिएगा। ठीक है, आगे पावर एम्पलीफायर है। पावर एम्पलीफायर क्या करता है, किसी इनपुट, पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट आपका, वोल्टेज और करंट P इक्वल टू वी आई आपका यहाँ पे होता है, और यहाँ पे क्या करता है ये आउटपुट में, जैसे इनपुट में कोई पावर आपने दिया और उसको आउटपुट में क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, पावर एम्पलीफायर। तो द एम्पलीफायर सर्किट दैट इंक्रीजेस द पावर लेवल ऑफ द इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड द पावर एम्पलीफायर। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेजेस, कई सारे स्टेजेस होते हैं एम्पलीफायर का। एम्पलीफायर में जैसे एक एम्पलीफायर जो होता है वो सिंगल, इसको दो टाइप से हम लोग कह सकते हैं स्टेजेस के अकॉर्डिंग। 4-5 टाइप के होते हैं स्टेजेस के अकॉर्डिंग, ये आपके 5 टाइप्स के होते हैं एम्पलीफायर। एक आपका सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, फिर आपका मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, और मल्टी स्टेज में कई सारे टाइप्स होते हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ही देखते हैं। तो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर ये क्या होता है, इसमें केवल इसका नाम ही आपको पता चल रहा होगा, सिंगल स्टेज। स्टेज का यहाँ पे मीनिंग ये है कि हमको केवल एक ट्रांजिस्टर को यूज करना है, और जब एक ट्रांजिस्टर यूज करेंगे तो यहाँ पे एम्पलीफिकेशन जो स्मॉल, यहाँ पे जो एम्पलीफिकेशन मिलता है वो बहुत लो मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो गेन होता है वो बहुत कम होता है। सर्किट जो होती है एकदम सिंपल होती है। इसका यूज क्या है, इसका यूज यही है कि अगर हमको मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को अच्छे से समझना है तो हमको एक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें गेन को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के गेन को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हर एक स्टेप को अलग अलग डिवाइड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके टोटल गेन बता सकते हैं कि ये एम्पलीफायर इतना गेन देने वाला है। ठीक है,
तो ये हो गया, इसको प्री एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। और स्मॉल सिग्नल एम्पलीफिकेशन, इससे जो एम्पलीफिकेशन होता है बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। और इसमें पावर कंजप्शन कम होता है, नॉइज भी बहुत कम होता है, इसका ये कुछ विशेषताएं भी हैं, ठीक है। और लिमिटेड आउटपुट पावर, हमको आउटपुट पावर जो देगा वो बहुत लिमिटेड देगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है वन ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, जिसको हम लोग अभी इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की। तो मल्टी स्टेज में क्या होते हैं, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को कई सारे स्टेप्स में यूज किया जाता है, ठीक है। आउटपुट ऑफ वन स्टेज, जो भी आउटपुट होगा एक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का, उसको अगले इनपुट के साथ हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे फिर से उस जितना आपका पहले से गेन मिला है फिर उससे और ज्यादा गेन मिल जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल स्टेजेस में गेन को देखते हैं। तो अगर हमको ओवरऑल गेन जब भी निकालना होता है, तो जितने भी ट्रांजिस्टर आपने लगाए हुए हैं सारे की गेन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का गेन आपने सिंगल स्टेज करके एक का गेन निकाल लिया, फिर अगले का गेन मल्टीप्लाई करते 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 हम लोग तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ओवरऑल गेन निकल जाएगा। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, एक तो ये हाई वोल्टेज और पावर गेन में यूज होता है, और ये कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, ऑडियो, आरएफ और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी, इन सभी में मल्टी स्टेज एम्पलीफायर ही यूज होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बेस्ड ऑन इट्स कनेक्शन। देखो कनेक्शन के आधार पे हम लोग ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को कई सारे भागों में डिवाइड करते हैं, कि हम एक स्टेज को, यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में हमको पता है कि एक स्टेज को दूसरे स्टेज से जोड़ते हैं, तभी आपका मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनता है। तो अब हम इस एक स्टेज को दूसरे स्टेज से किस प्रकार से जोड़ रहे हैं, उसके बेसिस पे आपका ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर भी डिवाइड किया जाता है कई भागों में, 4-5 भागों में, जिसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आरसी कपल्ड एम्पलीफायर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, यहाँ पे क्या होता है, स्टेजेस, जो एक स्टेज होता है दूसरे स्टेज से कैपेसिटर और रेसिस्टर्स के द्वारा जोड़े जाते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ, मतलब एक सिंगल स्टेज, मान लो ये सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, इसका जो भी आउटपुट मिला हम लोग कैपेसिटर के द्वारा अगले स्टेप में भेज देंगे, तो ये हो गया हमारा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, मतलब आरसी कपलिंग हम लोग यूज करते हैं। और इस एम्पलीफायर को आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, आरसी का मतलब यहाँ पे है कि रेसिस्टर और कैपेसिटर, ठीक। इसका ऑडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता है, और इसका जो डिजाइन होता है सिंपल होता है, इसका सर्किट जो होता है सिंपल होता है, और इससे लो पावर गेन हमको मिलता है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर भी हम लोग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, किसी एक स्टेज के एम्पलीफायर को जब दूसरे स्टेज से जोड़ा जाता है, तो उसके बीच में हम लोग किसका यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि स्टेजेस ट्रांसफार्मर से जुड़े होते हैं। सेकेंड है इम्पीडेंस मैचिंग अच्छी होती है। इम्पीडेंस मैचिंग मतलब यहाँ पे जो भी उनका सिग्नल आपकी जिस तरीके की होंगी, वो सेम सिग्नल आपका अगले स्टेप में अप्लाई हो जाता है। पावर गेन बहुत हाई होता है, इसका यूज है पावर एम्पलीफायर की तरह इसका यूज करते हैं, पावर एम्पलीफायर की तरह इसका यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सी जो पॉइंट नंबर है, इसमें डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, डीसी एम्पलीफायर इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक स्टेज, एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को जब दूसरे स्टेज से जोड़ा जाता है, या मल्टीपल स्टेजेस हैं मान लो एक एम्पलीफायर में, तो यहाँ पे एक स्टेप को जब दूसरे स्टेप से जोड़ा जाएगा तो डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। और इसमें कोई भी कैपेसिटर ना कोई ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, वेरी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एम्पलीफाई करता है, बहुत कम स्मॉल सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है।
डीसी एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इसका यूज किया जाता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब एमएससी लेवल पे आप चले जाएंगे तो वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक समझिए कि बहुत बड़ा काम, मतलब कई सारे ऑपरेशनल का एम्पलीफायर जो होता है, जो आप आगे एमएससी लेवल पे पढ़ने वाले हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या होता है कि ये कई सारे काम एक साथ कर लेता है, ठीक है, इसलिए इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। आगे आप एमएससी लेवल पे आप इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वेरी लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और टेम्परेचर ड्रिफ्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे टेम्परेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है। डी है कैस्केडे एम्पलीफायर। कैस्केडे एम्पलीफायर क्या होता है? नॉर्मल मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है। नॉर्मल मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है। आउटपुट ऑफ फर्स्ट जो होता है, नॉर्मल मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हो गया। तो कैस्केडे एम्पलीफायर, जैसा इसका नाम इसको अलग से बुलाया कैस्केडे एम्पलीफायर, ये बेसिकली आपको इसको याद रखना है कि बेसिकली आपका जो मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैस्केडे एम्पलीफायर बोलते हैं। इसका आउटपुट ऑफ फर्स्ट जो होगा इनपुट ऑफ सेकेंड्स, और इसी तरीके से बार बार रिपीट होता हुआ जुड़ता हुआ दिखेगा आपको। इसका यूज हाई वोल्टेज गेन के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सिंपली मल्टीपल एम्पलीफायर इन सीरीज, अगर हम लोग कई सारे एम्पलीफायर को सीरीज में जोड़ते जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैस्केडे एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपके आरसी कपल्ड है, ट्रांसफार्मर कपल्ड है, डायरेक्ट कपल्ड है, ये क्या कहलाएंगे? या जो मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है वो सारे क्या होते हैं? कैस्केडे एम्पलीफायर होते हैं, ठीक है। एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक होता है कैस्कोड कनेक्शन। कैस्कोड में क्या होता है? हम लोग जैसे कॉमन, मैंने कहा कि आपको कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को हर जगह हम लोग देखते हैं अपने मतलब हमेशा रियल लाइफ में यही वाला ट्रांजिस्टर आपका ज्यादा यूज होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कैस्कोड एम्पलीफायर में क्या होता है? कॉमन एमिटर के साथ साथ कॉमन बेस भी जोड़ा जाता है, ठीक है। या जब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे तो इसके बाद सीएस और सीजी का भी मतलब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में कॉमन एमिटर कॉमन बेस दोनों का कनेक्शन जिस भी एम्पलीफायर में आपको देखने को मिली उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? इसको कैस्कोड एम्पलीफायर बोलेंगे, ठीक है। इसका बैंडविड्थ हाई होता है, मिलर इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलता है। मिलर इफेक्ट क्या होता है? ये सारी चीजें आपको क्लासेस में पता चलने वाली हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी हमारे बैचेज में ज्वाइन हो जाइए, और बैचेज को अच्छे से जानने के लिए कि किस तरीके से बैच में ज्वाइन होना है, इसके लिए मैं लास्ट में आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप हमारे बैचेस में हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। इसका यूज क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की तरह इसका यूज किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी परफॉर्मेंस और सर्किट स्लाइटली कॉम्प्लेक्स होती है, सर्किट इसका स्लाइटली कॉम्प्लेक्स होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो सारे मोड ऑफ ऑपरेशन हम किस तरीके का मोड ऑफ ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, ये बेसिकली डिपेंडेंट, ये किस पे डिपेंड होता है? बेसिकली जब हम लोग मोड ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे अगर एम्पलीफायर को डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एम्पलीफायर क्या फुल साइकिल के लिए वर्क कर रहा है? फुल साइकिल से क्या मतलब है कि जैसे ये मान लो कि आपने इनपुट दिया, ठीक है। तो कोई कोई ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या करेगा कि इसको आधे सिग्नल को यहाँ पे एम्पलीफाई करेगा, इसके आधे सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और आधे को यहाँ पे छोड़ देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये आपका अलग अलग इसी तरीके से इस इनपुट सिग्नल को अलग अलग एंगल पे मतलब अलग अलग एंगल पे एम्पलीफाई करने की वजह से हम इसको अलग अलग भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से वो भाग हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लास ए एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर क्या होता है? ये किसी भी इनपुट सिग्नल अगर आपने दिया तो उस इनपुट सिग्नल को 360 डिग्री एंगल के लिए ये ऑपरेट करेगा। मतलब ये पूरे साइकिल में आपका यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होगा वो हमेशा वर्क करता रहेगा।
और इसमें ट्रांजिस्टर हमेशा ऑन रहता है, इसका डिस्टॉर्शन जो होता है बहुत कम होता है, लेकिन इफिशियंसी बहुत कम होती है। इफिशियंसी कम होने से क्या मतलब है कि इसमें जो पावर लॉस होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इफिशियंसी बहुत कम होती है। इसका यूज वोल्टेज एम्पलीफायर और प्री एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता है। एडवांटेज क्या है? बेस्ट सिग्नल क्वालिटी। डिसएडवांटेज क्या है? पावर लॉस ज्यादा होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो ये हाई फिडेबिलिटी ऑडियो सिस्टम में प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। क्लास बी एम्पलीफायर, इसका कंडक्शन एंगल कितना होता है? 180 डिग्री के लिए, मतलब एक हाफ साइकिल के लिए आपका ट्रांजिस्टर वर्क करेगा और आधे हाफ साइकिल के लिए ट्रांजिस्टर जो होगा वो बंद हो जाएगा। तो इसका कंडक्शन एंगल 180 डिग्री होता है। अभी ये जो जितने भी एम्पलीफायर्स आपको बताए जा रहे हैं, इन सभी एम्पलीफायर को आपको डिटेल में पढ़ना है, एक एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को डिटेल में जानना है, ठीक है। अब देखो, एक ट्रांजिस्टर पॉजिटिव हाफ साइकिल, दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल को एम्पलीफाई करता है। डिस्टॉर्शन आपका इसमें क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। इफिशियंसी क्या होती है? इसमें ज्यादा होती है। इफिशियंसी ज्यादा होने से क्या मतलब है? कि पावर लॉस कम होता है। इसका यूज क्या है? पावर एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन, ये जो पुश पुल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, ये आपके सिलेबस में इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ज्यादा पावर आउटपुट के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लास ए बी एम्पलीफायर, तो यहाँ पे क्लास ए एम्पलीफायर और क्लास बी एम्पलीफायर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है। इसका कंडक्शन एंगल जो होता है 180 डिग्री से थोड़ा ज्यादा होता है। क्लास ए क्लास बी का कॉम्बिनेशन होता है। डिस्टॉर्शन बहुत कम देखने को मिलता है, क्लास बी से कम देखने को मिलता है। इफिशियंसी जो होती है मीडियम होती है, तो मीडियम पावर लॉस भी होगा, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है? ऑडियो पावर एम्पलीफायर में यूज किया जाता है। तो क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल ऑडियो एम्पलीफायर होते हैं, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकल रियल लाइफ में जब आप देखते हैं, तो ये जो आपका क्लास ए बी एम्पलीफायर है वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। और लास्ट और यहाँ पे फोर्थ है क्लास सी एम्पलीफायर। इसका कंडक्शन एंगल क्या होता है? 180 डिग्री से कम। अब मैं 180 डिग्री से कम होने का क्या मतलब है? देखो, आप जानते हो कि एक वेव है, तो ये आपका जीरो है, यहाँ पे क्या होता है? पाई/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है? ये 0 पाई/2 पाई, ये 180 डिग्री आपका यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे कंडक्शन एंगल 180 डिग्री से कम, मतलब यहाँ तक सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, 180 डिग्री से कम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि 180 डिग्री से लेस या 180 डिग्री से ज्यादा होने से क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ इसमें ट्रांजिस्टर थोड़े समय के लिए कंडक्ट करता है, डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन एफिशिएंसी भी इसकी बहुत ज्यादा होती है। इसका यूज क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स में इसका यूज होता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ऑडियो के लिए सूटेबल नहीं है, केवल रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट्स में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ऑडियो एम्पलीफायर की तरह क्लास सी एम्पलीफायर कभी नहीं यूज किया जाएगा। क्लास डी एम्पलीफायर या स्विचिंग एम्पलीफायर, और इस एम्पलीफायर का यूज अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप सबसे ज्यादा देखने वाले हो, ठीक है। अभी जब मैं क्लासेस में पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको क्लास डी एम्पलीफायर किस प्रकार से दिखेगा, ये सारी चीजें मैं वहां पे आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करता है, ऑन या ऑफ की तरह वर्क करता है। एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, 90 to 95% होती है। डिस्टॉर्शन बहुत कम देखने को मिलता है फिल्टर के बाद। यूज इसका मोबाइल फोन्स, होम थिएटर, ब्लूटूथ स्पीकर, इन सभी मॉडर्न डिजिटल एम्पलीफायर इसी क्लास के होते हैं। मॉडर्न जितने भी आप एम्पलीफायर्स देखते हैं मोबाइल्स में जो लगे होते हैं, अब मोबाइल्स में कैसे एम्पलीफायर्स लगे होते हैं? जैसे आप कुछ भी बोलते हो, तो यहाँ पे जैसे मान लो कि आपने वॉइस को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे उस वॉइस को कैप्चर, आप अगर दूर से भी बोलते हो तो यहाँ पे वो जो आपका मोबाइल फोन होता है वो आपकी आवाज को पकड़ लेता है। तो कैसे पकड़ लेता है वो भी वहां पे एम्पलीफायर का वर्क आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया ट्रांजिस्टर के यहाँ पे क्लासिफिकेशन। हाँ,
अब आते हैं कि अगर हम लोग ट्रांजिस्टर को फ्रीक्वेंसी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करते हैं अलग अलग भागों में, तो ये कौन कौन सा होता है। एक पहला है ऑडियो एम्पलीफायर। ऑडियो एम्पलीफायर क्या होता है कि जो हमारा ऑडिबल रेंज होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, जो ऑडिबल रेंज होता है उसके बीच के फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए ये एम्पलीफायर वर्क करता है। ठीक है, तो काम इसका क्या होता है, जो भी ध्वनि साउंड या साउंड के सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। इसका यूज माइक्रोफोन एम्पलीफायर, मतलब इस माइक्रोफोन, जो मैं माइक्रोफोन यूज कर रहा हूं, इसमें आपका और जो रिसीवर है इसमें एम्पलीफायर्स लगे होंगे, जिससे आपको वॉइस जो है क्लियर जाती है और ज्यादा लाउड सुनाई देती है। ठीक है, आगे है रेडियो, टीवी, मोबाइल लाउड स्पीकर। इसका म्यूजिक सिस्टम का एम्पलीफायर जो होता है, यही आपका जो भी आप सब वूफर्स देखते हैं आपके जो घरों में यूज होता है, होम थिएटर देखते हैं, उन सभी में क्या होता है ऑडियो एम्पली, और इसको क्या बोलेंगे, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वो जो हमारा ऑडिबल रेंज होता है, हम लोग 20 किलो हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, उसी रेंज की फ्रीक्वेंसी के लिए वो काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। अब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर क्या होता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये यहाँ पे 455 अगर रेडियो है, एफएम रेडियो 10.7 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी के लिए ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होता है। तो फिक्स्ड जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखी गई है उस फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। तो यहाँ पे काम क्या होता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीफाई करता है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि आईएफ आपका किस तरीके से यूज होता है। इसका यूज देखते हैं, रेडियो और टीवी रिसीवर्स में इसका यूज किया जाता है। और इसका एडवांटेज क्या क्या है, हाई सेलेक्टिविटी और बेटर एम्पलीफिकेशन देखने को मिलता है। तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर रिसीवर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो आईएफ एम्पलीफायर रिसीवर का, जो एम्पलीफायर रिसीवर्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरएफ एम्पलीफायर, ऑडियो आरएफ एम्पलीफायर का मतलब क्या है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है उसी रेंज की फ्रीक्वेंसी को ये एम्पलीफाई करेगा। अगर आप उस रेंज की फ्रीक्वेंसी से कम आपकी फ्रीक्वेंसी की आपने कोई सिग्नल अप्लाई की एम्पलीफायर के पास, तो वो उसको एम्पलीफायर नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है किलो हर्ट्ज से मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज तक। ठीक है, काम क्या होता है, एंटीना से आने वाली वीक आरएफ सिग्नल को एम्पलीफाई करना। ठीक है, ये इसको एम्पलीफाई करती है। यूज इसमें रेडियो रिसीवर्स, जो टीवी रिसीवर्स होते हैं, टीवी सिग्नल्स को यहाँ पे कैप्चर्स, एंटीना लगे होते हैं, उससे यहाँ पे सिग्नल्स को कैप्चर करता है, फिर एम्पलीफाई करके हमारे जो भी सेट टॉप बॉक्स होता है उससे एम्पलीफाई होके टीवी में हमको सिग्नल अच्छे से दिखाई देते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वीएफ एम्पलीफायर, वीएफ एम्पलीफायर का मतलब वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। तो वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 25 हर्ट्ज टू 5 मेगा हर्ट्ज तक। काम क्या होता है, वीडियो सिग्नल को बस केवल एम्पलीफाई करता है। यूज क्या होता है, टेलीविजन, सीसीटीवी, वीडियो ट्रांसमिशन सिस्टम, यह पिक्चर ब्राइटनेस और कंट्रास्ट से रिलेटेड सिग्नल को बढ़ाता है। जैसे आप टीवीज में देखते हैं ना कि यहाँ पे ब्राइटनेस को कंट्रोल किया जा सकता है, तो ब्राइटनेस को जब आप कंट्रोल कर रहे हो, बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, तो वहां पे किसका यूज आता है, वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का यूज आता है। तो ये हो गया पूरा क्लासिफिकेशन कि आपका जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को किन किन भाग में डिवाइड किया गया है। तो स्टार्टिंग से एक बार समराइज करते हैं। पहले आपने देखा कि जो आपका एम्पलीफायर होता है वो क्या काम करता है। फिर उसके बाद जब इसको डिवाइड किया गया तो पहले इसके अकॉर्डिंग टू इट्स आउटपुट कि जो आपका वोल्टेज को अगर एम्पलीफाई कर रहा है तो वोल्टेज एम्पलीफायर, अगर पावर को एम्पलीफाई कर रहा है तो पावर एम्पलीफायर। फिर इसके मोड ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया। और इसके बाद फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू इसके स्टेजेज,
कितने स्टेज के एम्पलीफायर आप बना रहे हैं, उसके स्टेजेस के आधार पे इसको डिवाइड किया गया, जिसमें हम लोग देखे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और मल्टीपल स्टेज। तो मल्टी स्टेज में क्या होता है, कई सारे टाइप्स होते हैं जिसको मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो ये सारे आपके एम्पलीफायर का पूरा क्लासिफिकेशन। अब इस पूरे यूनिट में आपको यही इसी सभी टॉपिक को क्या करना है, एक एक को डिटेल में पढ़ना है कि ये कैसे काम कर रहा है, ये किस तरीके से यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है उसके सर्किट को डिजाइन करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, इसका वर्किंग क्या होता है, पूरा डिटेल में एक एक एम्पलीफायर को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो अब इसमें सभी आपके जो आगे आने वाले एम्पलीफायर्स है उसको पढ़ने के लिए आपको एक एम्पलीफायर के बारे में पता जरूर होना चाहिए। वो क्या है, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या होता है, जिसमें हमने अभी बताया कि जिसमें केवल एक ट्रांजिस्टर का यूज किया गया हो, और जब एक ट्रांजिस्टर का यूज किया जाएगा तो यहाँ पे जो सिग्नल एम्पलीफाई होंगे वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाई नहीं होती हैं। तो बेसिकली ये स्मॉल एम्पलीफिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। स्मॉल वोल्टेज को एम्पलीफाई करना है, छोटे से एम्पलीफिकेशन की रिक्वायरमेंट जहां पे है वहां पे इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में आपके मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज होते हैं। तो इसको समझना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसको समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमको एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का कैलकुलेशन करना आ गया कि इसका पावर गेन कितना हो रहा है, इसका वोल्टेज गेन कितना हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक स्टेज का पता है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल स्टेज में कई सारे स्टेजेस होते हैं, तो एक स्टेज का अगर हमको पता चल गया तो हम कई सारे स्टेजेस के जो कैलकुलेशन है, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है पूरा, उसका कैलकुलेशन आसान भी ये बनाता है, ठीक है। तो एक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना। इसको अगर आपने जान लिया तो आप क्या कर सकते हैं, ये सारे एम्पलीफायर जो मल्टी स्टेज आप पढ़ने वाले हैं उसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का कंस्ट्रक्शन करते हैं कि किस प्रकार से इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मैं कंस्ट्रक्शन पहले बनाता हूं, और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ मैं एक एक कंपोनेंट, जो जो मैं कंपोनेंट यूज करूंगा उसका मैं मीनिंग बताऊंगा, उसका यूज क्या है, ये सारा कुछ मैं बताता रहूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक हमारा ट्रांजिस्टर हमने ले लिया। अब ये ट्रांजिस्टर हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला टर्मिनल एमीटर टर्मिनल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्टर टर्मिनल। ये आपका क्या है, बेस टर्मिनल है। और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है कि पीएनपी, हमेशा एनपीएन हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एनपीएन में जो साइन होता है वो आपका नीचे की तरफ होता है। तो ये हो गया ट्रांजिस्टर। अब एक ट्रांजिस्टर है, अब इसको वर्क करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक ट्रांजिस्टर को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए इसकी बाइसिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर बाइसिंग क्या होता है, मतलब इनपुट वाले सेक्शन को हमको फॉरवर्ड बायस में रखना होता है और आउटपुट वाले सेक्शन को रिवर्स बायस में रखना होता है। अब जो फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है कि इनपुट वाले सेक्शन में जो पॉजिटिव टर्मिनल, जो पी टाइप है, यहाँ पे एनपीएन है ना, एनपीएन वाला पार्ट है, तो एन वाला जो पॉजिटिव पी वाला प्लेट है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसको किससे कनेक्ट करना है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप के टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग बोलेंगे। सेकेंड है रिवर्स बायसिंग। क्या होता है, जब हम लोग बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को बैटरी के ट्रांजिस्टर के निगेटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको निगेटिव टर्मिनल से, तो यहाँ पे उस टाइप के बाइसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स बाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इतना तो हमने क्लास सेकेंड सेमेस्टर में ये सारी चीजें पढ़ी हुई थी, ठीक है। लेकिन जब आपको यूनिट 5 में पढ़ा रहा था तो यूनिट 5 में आपको मैंने बताया हूं कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर की बाइसिंग या ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में वर्क, मतलब हम लोग को इस प्रकार से सारे कंपोनेंट जोड़ने पड़ते हैं, बैटरी को जोड़ना पड़ता है कि जो ट्रांजिस्टर है वो हमेशा एक्टिव रीजन में वर्क करे, एक्टिव रीजन में ऑन रहे, मतलब एक्टिव रीजन में रहे।
और ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखना ये तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ उसके क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्यू पॉइंट क्या होता है? ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, जो कि डीसी लोड लाइन, जब मैंने आपको डीसी लोड लाइन बताया है, जब आप इसी चैनल के 4th सेमेस्टर के फिजिक्स के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे एक क्लास मैंने ली है डीसी लोड लाइन और एसी लोड लाइन। तो डीसी लोड लाइन आपका क्या होता है? और डीसी लोड लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है? जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट जो होता है आईसी, मतलब जीरो सिग्नल, आपने जीरो सिग्नल अप्लाई किया है उस समय जो आपका कलेक्टर करंट और कलेक्टर वोल्टेज वीसी, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज जो होता है, जो फ्लो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं, जो पॉइंट आपका डीसी लोड लाइन पे मिलता है। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। मतलब डीसी लोड लाइन पे जहां पे आपके जो बेस करंट और जो डीसी लोड लाइन आपस में क्रॉस करते हैं, कटते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यू पॉइंट। और हम लोग को ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि जो वो क्यू पॉइंट है वो हमेशा जो आपका जो डीसी लोड लाइन है, जो आपका क्यू पॉइंट है, वो हमेशा मिडल में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो जितना ज्यादा अगर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर मिडल में उसका हम लोग बाइसिंग कर रहे हैं और उसका क्यू पॉइंट मिडल में अगर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है वो उसका वर्किंग जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके लिए हमको क्या करना होता है? इस ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करनी पड़ती है। तो कई सारे बाइसिंग सर्किट आपने पढ़े हैं, एमीटर, फिक्स्ड बाइसिंग सर्किट, और एमिटर टू कलेक्टर बाइसिंग, इस तरीके से कई सारे। और इसमें आपका सबसे बेस्ट बाइसिंग होता है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक रेसिस्टर, पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमको इस ट्रांजिस्टर को ऑन करना है। इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए क्या लगा दिया हमने? यहाँ पे एक आपका यहाँ पे एक रेसिस्टर है जिसको हम लोग आरसी बोलेंगे, ये रेसिस्टर जो कि आरई है। और यहाँ पे हम लोग दो रेसिस्टर लगाते हैं, एक R1, यहाँ पे एक रेसिस्टर लगाते हैं R2। ठीक है, R1 R2। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एक दो आपके रेसिस्टर लगा दिए और इसको यहाँ पे अपर वाले पार्ट को यहाँ पे मैंने इस प्लस VCC मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब ऐसा सिंप्लीफाई करने के लिए हमको मतलब कंपोनेंट का कम यूज हो, इसलिए हम लोग जो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करते हैं वो केवल एक बैटरी से करते हैं। ठीक है, तो ऐसा जब आप 5th यूनिट पढ़ते हैं ना, तो वहां पे ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया आपका, यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी के अक्रॉस आपका क्या होगा, इसी के अक्रॉस आपको इनपुट सिग्नल को देना होगा। ठीक है, इनपुट सिग्नल यहां से आपका जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आप इनपुट सिग्नल को प्रोवाइड करवाओगे, इनपुट सिग्नल, और यहाँ से इनपुट सिग्नल दोगे, उसके बाद आपका ट्रांजिस्टर एक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बाइसिंग करने का तरीका। मतलब एक ट्रांजिस्टर को प्रॉपरली ऑन स्टेट में रखने के लिए हमने क्या किया, इसकी बाइसिंग की। बाइसिंग कैसे किया? हमने यहाँ पे कई सारे रेसिस्टर को लगा दिया, R1 को लगाया, R2 को लग दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये R1 R2 एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें जो भी करंट आएगा इस बैटरी से, यहाँ पे करंट जो आएगा I1, यहाँ पे मान लो I2 करंट आ रहा है, जो भी करंट आ रहा है वो करंट क्या होगा, दो भागों में डिवाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ पे पोटेंशियल अलग होगा, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल आपका क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब जब पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसका नाम, इस बाइसिंग का नाम क्या पड़ा, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया, इतना काम हमने कर दिया, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद जो ये वाला टर्मिनल है, इसी के अक्रॉस हमको क्या मिलता है, आउटपुट सिग्नल मिलेगा। क्या मिलेगा? आउटपुट सिग्नल मिलेगा। अब देखो आउटपुट सिग्नल यहाँ पे जो भी मिलेगा, इसमें इसको यहाँ पे अच्छा मिलने के लिए, आउटपुट सिग्नल बहुत अच्छा मिलने के लिए यहाँ पे हमको कई सारे कैपेसिटर को ऐड करना पड़ता है। ठीक है,
तो देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका करंट आ रहा है, अब ये करंट अगर यहाँ से सिग्नल अप्लाई करोगे, मान लो ये सिग्नल यहाँ से आपने अप्लाई कर दिया, कोई सिग्नल ये इस तरीके से सिग्नल आपने अप्लाई किया, तो यहाँ से सिग्नल अप्लाई करने का मतलब एसी ऑसिलेटर से कोई सिग्नल आपने यहाँ से पास करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिग्नल जाएगा, तो यहाँ पे ये जो करंट आ रहा है वो इधर भी आ सकता है, ये जो करंट है I1 वो इधर भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब ये करंट इधर इस साइड मतलब इस इनपुट सिग्नल के साथ छेड़छाड़ ना करे, इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देते हैं, यहाँ पे एक इनपुट कैपेसिटर लगा देते हैं। क्या करते हैं, एक इनपुट कैपेसिटर लगा देते हैं। देखो पूरा एक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में बना के दिखाऊंगा और एक एक कंपोनेंट का मीनिंग आपको समझाते चलूंगा, ठीक। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर, इनपुट कैपेसिटर क्या कर रहा है, यहाँ पे सिग्नल, एसी सिग्नल को, जो भी एसी सिग्नल है यहाँ से आपकी पास हो जाएंगी, और जो ये आपका बैटरी की वजह से जो ये करंट आ रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो कैपेसिटर होता है वो डीसी को ब्लॉक करता है, क्योंकि डीसी में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसलिए जब डीसी में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इसके लिए जो रिएक्टेंस होता है, जो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट होता है, और इसलिए ये डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है और एसी सिग्नल को आराम से पास होने देता है, ठीक है। डीसी सिग्नल को क्या करता है, ब्लॉक करता है, डीसी वोल्टेज को ब्लॉक करता है, और यहाँ पे एसी सिग्नल को आराम से पास होने देता है, ठीक। तो यहाँ से कोई भी आपने एसी सिग्नल अप्लाई किया वो इधर जाएगा, और यहाँ से ये जो बाइसिंग सर्किट है इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा, ठीक है। हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमने बाइसिंग की है, जो हमने VCC ये सारा कुछ अप्लाई किया है, यहाँ पे R1 R2 रेसिस्टर लगाए जिसकी वजह से हमारा Q पॉइंट मिडल पॉइंट में लाई कर रहा है, इससे कोई छेड़छाड़ ना हो, इसलिए अगर ये करंट इधर जाएगा तो यहाँ पे एसी के साथ यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ होगा, इसका मतलब यहाँ पे एसी सिग्नल को इफेक्ट करेगा, अगर एसी सिग्नल ही इफेक्ट हो जाएगा, इनपुट सिग्नल ही इफेक्ट हो जाएगा, तो हमको जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो हमने बाइसिंग की है वो भी आपका बचा रहे, और इनपुट सिग्नल जितना हम लोग दे रहे हैं वो डायरेक्ट अच्छे से वो कपल हो जाए, किसके साथ, यहाँ पे जो बेस करंट आपका जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक करंट तो ये आ रहा है, एक करंट जो है एसी सिग्नल का करंट आ रहा है, तो यहाँ पे कितने करंट फ्लो हो रहे हैं, दो करंट फ्लो हो रहे हैं, कौन कौन सा, एक कैपिटल IB जो मैं लिख रहा हूं, ये किसके कारण करंट है, ये आपका इस बैटरी के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण ये IB करंट है, और जो इस सिग्नल के कारण जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा उसको हमने क्या लिखा, स्मॉल IB। स्मॉल IB का मतलब क्या है कि जो एसी के कारण आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, यहाँ पे IB क्या है, डीसी के कारण, डीसी बेस करंट है, डीसी बेस करंट है, ठीक है। और जो स्मॉल IB है वो आपका क्या है, एसी बेस करंट है। इसी तरीके से मैं हर जगह ये इसी जहां पे भी मैं स्मॉल साइन लगाऊंगा वहां पे आपको समझ जाना है कि यहाँ पे आपका ये एसी के लिए करंट है, और ये आपका अगर कैपिटल में लिख रहा हूं तो ये बेस के सॉरी डीसी कंडीशन के लिए जो आपकी बैटरी लगी हुई है उसके कारण ये करंट आपका प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। तो यहाँ से होता क्या है कि अब यहाँ से सिग्नल आपका बेस में जाएगा, और बेस में सिग्नल जाते ही ये ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में है ही, तो ये इस सिग्नल को यहाँ पे क्या करेगा, और यहाँ पे आपका करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे एम्पलीफिकेशन होता है, एम्पलीफिकेशन अगर आपने मान लो कि यहाँ पे 0.1 वोल्ट का सिग्नल अप्लाई कर दिया, ठीक है, 0.1 वोल्ट का सिग्नल एम्पलीफाई कर दिया, तो मान लो कि यहाँ पे जो कलेक्टर करंट फ्लो हो रहा है, आईसी जो फ्लो हो रहा है वो आपका कितना फ्लो हो रहा है, आईसी मान लो 2 एम्पियर का करंट आपका, मतलब कैपिटल आईसी 2 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। जब 0.1 वोल्ट का इनपुट में आपने चेंज किया तो आईसी में 2 मिली एम्पियर का चेंज हो गया, और रेसिस्टर मान लो रेसिस्टेंस जो आरसी की वैल्यू है वो कितना दी गई है, आरसी की वैल्यू आपको मान लो दे दी गई है 5 किलो ओम, 5 किलो ओम का
यहाँ पे रेसिस्टेंस हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे देखो एम्पलीफाई कैसे होगा, यहाँ पे अगर हमको जो वोल्टेज निकालना है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस वही आउटपुट सिग्नल होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही आपका आउटपुट सिग्नल होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, IC इंटू RC करेंगे, और यहाँ से 5 किलो ओम मतलब 5 इंटू 10⁻³ ओम हो जाएगा, और 2 मिली एम्पियर मतलब 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 10⁻³ और 10⁻+3 और 10⁻³ आपका कट जाएगा, मतलब आपका 1 हो जाएगा, और इसके बाद 5 टू 10 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटपुट आपका यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा वो 10 वोल्ट का मिलेगा। ठीक है, मतलब आपने 0.1 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया और यहाँ से आपको कितना आउटपुट मिल रहा है, 10 वोल्ट का आउटपुट। इस तरीके से यहाँ पे ये एम्पलीफाई, मतलब ये वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज के सिग्नल को एम्पलीफाई किया तो इसको हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर बोल देंगे। ठीक है, पावर वाले सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा तो पावर एम्पलीफायर बोल देंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये एम्पलीफायर किस तरीके से सिग्नल एम्पलीफाई करता है ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो अभी आपका ये जो एम्पलीफायर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ और कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट है। अब देखो यहाँ पे जब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने IB और IB करंट यहाँ पे जैसे ही अप्लाई होगा, यहाँ पे आपका उसी समय आपका IC और स्मॉल IC करंट फ्लो होने लगेगा। यहाँ पे जो आपका IC प्लस स्मॉल IC का मतलब AC के कारण जो आपका करंट कलेक्टर करंट बना हुआ है, और उसी के कारण जो एमीटर करंट है ये भी आपका दो भाग में होगा, IE प्लस स्मॉल IE। अब देखो जो IC होता है वो लगभग नियरली इक्वल होता है किसके, IE के बराबर होता है, क्योंकि बेस करंट आपका स्मॉल होता है, बेस करंट बहुत स्मॉल होता है, और जब बेस करंट स्मॉल है इसलिए यहाँ पे जो IC होता है वो लगभग IE के बराबर होता है। अब देखो ये जो पूरा जो करंट है वो अगर इस रेसिस्टर से पास होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और यहाँ पे AC सिग्नल भी है और DC कंडीशन जो बाइसिंग वाला हमने लगाया वो भी है। तो जब दोनों यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो यहाँ पे इसके अक्रॉस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो इस बेस के क्रॉस आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि इसके क्रॉस मान लो वोल्टेज ड्रॉप आपका VE आया। ठीक है, तो जो ये VBE है, जो VBE है इसमें जो आपका वोल्टेज है VBE का वैल्यू क्या हो जाएगा, VB माइनस VE के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना वोल्टेज आपका था बी के क्रॉस, जितना वोल्टेज आपका बी के क्रॉस था, इस बेस के क्रॉस जितना भी वोल्टेज था उसमें से VE वोल्टेज आपका यहाँ से जाएगा, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, तो इससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक फीडबैक प्रोड्यूस हो जाएगा। और जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन इस तरीके से भी समझ सकते हो कि IE और IE दोनों है, मतलब DC के कारण भी है AC के कारण भी है। तो जब IE की वैल्यू यहाँ पे ड्रॉप होगी तो इस तरीके से आउटपुट भी आपको ड्रॉप मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नियरली आपका जो IE होता है वो नियरली इक्वल IC होता है, और स्मॉल IE जो होता है वो नियरली इक्वल स्मॉल IE हो जाएगा, आई कैपिटल IE आपका यहाँ पे C हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंडीशन हम लोग जानते हैं। तो जब इसकी वैल्यू में कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा तो यहाँ पे भी डिफरेंस देखने को मिलेगा हमको। यहाँ पे जो हमको जो हमारा मेन रिक्वायरमेंट था कि सिग्नल एम्पलीफाई होके मिले, वो उतना एम्पलीफाई होके नहीं मिलेगा। तो इसी कारण की वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कैपेसिटर करता क्या है इसका काम बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर जोड़ दिया ग्राउंड से। ठीक, तो ये कैपेसिटर को हम लोग यहाँ पे CE कैपेसिटर बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाईपास कैपेसिटर, बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं।
बाईपास कैपेसिटर क्या करता है, यहाँ पे जो ये निगेटिव करंट यहाँ से जाके फिर इस वैल्यू को बेस के अक्रॉस आपका जो करंट है वो कम कर दे रहा था, उसको यहाँ पे ये क्या करता है, कम करता है, उसको होने नहीं देता। क्या होता है कि यहाँ पे जो IE और प्लस IE है, जो AC के कारण जो सिग्नल है वही इधर से पास हो पाएगा, क्योंकि जो कैपेसिटर है वो केवल AC करंट को ही अपने से पास होने देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो करंट है IE, जो करंट है स्मॉल IE करंट है, वो कॉमन मतलब बाईपास कैपेसिटर से पास हो जाएगा, और बाकी जो IE है वो आपका इसमें चला जाएगा, जिससे आपका जो बाइसिंग वाला कंडीशन था वो भी नहीं हिला, और यहाँ पे और जो आपका सिग्नल है वो आराम से पास हो गया, जिसकी वजह से अब यहाँ पे हमको जो आउटपुट मिलेगा वो आपका मैक्सिमम आउटपुट। अब जब यहाँ पे आपका पहले क्या था कि यहाँ पे सारी वैल्यू आके यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जा रहा था, जब वोल्टेज ड्रॉप यहाँ का ज्यादा हो रहा था तो इस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज ज्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से बेस भी आपका क्या हो रहा था, बेस की कुछ वैल्यू, बेस करंट जितनी जानी चाहिए थी उससे ये कम हो जा रहा था। ठीक है, मतलब यहाँ पे VBE की जो वैल्यू है वहां पे, यहाँ पे बेस वोल्टेज जितना है उससे VE वैल्यू यहाँ पे माइनस हो जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग एक एमीटर बाईपास कैपेसिटर लगाते हैं, जो कि ये क्या करता है, IE को अपने से पास होने देता है, और जो ये आपका IE यहाँ पे कैपिटल IE है वो आपका नॉर्मली नीचे चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों कैपेसिटर का काम समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आउटपुट में एक कैपेसिटर हम लोग लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि AC और DC कंडीशन दोनों है, तो अगर आउटपुट में AC DC दोनों कंडीशन जाएगा तो आपको यहाँ पे मतलब फेथफुल एम्पलीफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर, ये कपलिंग कैपेसिटर की भी तरह काम करता है, और यहाँ पे बेसिकली इस पूरे सर्किट का जो DC वाला भाग है उसको फिल्टर का भी काम करता है। तो ये कैपेसिटर क्या करता है, एक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को अगले स्टेज के साथ जोड़ता है। अब जब अगले स्टेज के साथ जानो, अगर मान लो कि इसी जगह एक और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे अगले स्टेज में एक और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आप बना रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से बनेगा, यही वाली लाइन बनेगी, आपको दिखेगी। तो यहाँ पे जब लगाओगे तो इसका जो DC कंडीशन है वो भी इधर आ जाएगा, और वो इधर आएगा तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, जो इनपुट हमारा जितना जाना चाहिए तो वो नहीं जा पाएगा। तो ये बेसिकली कपलिंग, मतलब एक स्टेप को दूसरे स्टेप से जोड़ने का भी काम करता है, और साथ ही साथ इस सर्किट से कोई भी DC वाले वैल्यू आगे ना जाए इसको रोकने का भी काम करता है। तो कपलिंग कैपेसिटर का काम समझ गए यहाँ पे। तो ये हो गया कपलिंग कैपेसिटर के बारे में। तो ये हो गया इनपुट कैपेसिटर, ये बाईपास कैपेसिटर, ये कपलिंग कैपेसिटर, ये आपके सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में इसका वर्क क्या है मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दिया। तो पूरा एक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कंप्लीटली बन के यहाँ पे प्रैक्टिकल सर्किट है ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का, ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, साथ में एक सिग्नल को लेके मैंने कैसे एम्पलीफाई करता है इसको भी मैंने यहाँ पे, ये सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कैसे एम्पलीफाई करता है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ये प्रैक्टिकल सर्किट भी यहाँ पे आपको देखने को, देखो यहाँ पे IB जो मैंने सर्किट बनाया है, सर्किट डायग्राम बनाया है, यहाँ पे देखो ये कपलिंग कैपेसिटर, यहाँ पे इसी RC के क्रॉस आप यहाँ पे क्या लिख देना, आउटपुट लिख देना, इस RL को बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से ये आपका पूरा प्रैक्टिकल सर्किट जो मैंने यहाँ पे बनाया था। अब देखो यहाँ पे इनपुट कैपेसिटर है, यहाँ पे CE कैपेसिटर है, यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर बाईपास कैपेसिटर है। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हो IE जो कैपिटल IE है वो आपका नॉर्मल RE से पास हो रहा है, और जो स्मॉल IE जो आपका
एसी के कारण एमीटर करंट है वो आपका कैपेसिटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी चीजें मैंने बताई हैं वही सारा सेम कंस्ट्रक्शन आपको कर लेना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हो गया, और एक एक चीज का वर्किंग आपको लिखना होगा कि बाइसिंग सर्किट, पहले हमने क्या लगाया है, एक ट्रांजिस्टर लिया, उसमें हमने पहले बाइसिंग सर्किट की। बाइसिंग के लिए हमने क्या लगाया, R1 R2 और RE जो रेसिस्टेंसेस थे उसको हमने लगाया, और इससे आपका सर्किट क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया, और यहाँ पे बाइसिंग इसकी कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद इनपुट कैपेसिटर लगाया। इनपुट कैपेसिटर का काम क्या है, इनपुट कैपेसिटर की यहाँ पे डीसी जो है, जो आपका बाइसिंग का जो डीसी वैल्यू है, डीसी करंट है, वो आपका इनपुट के साथ मिक्स ना हो पाए, इसके लिए हमने क्या कर दिया, इनपुट कैपेसिटर लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से यही सारी चीजें आपको ये सारी थ्योरीज में लिखी हुई दिखेंगी। अब सीई का काम क्या है, अगर ये मान लो कुछ पॉइंट जो भी मैं आपको बता रहा हूं, कुछ पॉइंट अपने से भी बना के इस पॉइंट में लिख सकते हो। कॉमन एमिटर का क्या काम है, ठीक है। तो कॉमन एमिटर या बाईपास कैपेसिटर का काम क्या है, तो ये इसके बारे में यहाँ पे ये पैरेलल है टू प्रोवाइड लो रिएक्टेंस पाथ। लो रिएक्टेंस पाथ यहाँ पे लो रिएक्टेंस पाथ किसके लिए है, ये अप्लाई करता है एसी सिग्नल के लिए, जिससे एसी सिग्नल पास होता है और उसमें ज्यादा यहाँ पे ड्रॉप देखने को नहीं मिलता। देन एम्पलीफाइड एसी सिग्नल फ्लोइंग थ्रू RE विल कॉज अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट। जो मैंने बताया कि अगर यहाँ पे RE से पास होते दोनों करंट तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलता, जिससे आपका कलेक्टर करंट में जो आपको एम्पलीफिकेशन देखने को मिलना चाहिए था वो आपका रिड्यूस दिखा हुआ मतलब दिखता, ठीक। फिर इसके बाद कपलिंग कैपेसिटर का काम क्या है, कि ये आपको सर्किट में जो इनपुट आपका जो आउटपुट निकल रहा है वो प्योर एसी के फॉर्म में हो, इसको फिल्टर भी करता है, और एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को दूसरे स्टेज के इनपुट से जोड़ने का भी काम करता है, इसलिए इसको कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जोड़ने वाला कैपेसिटर। तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में भी देख सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ आपको सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्यों सारे कंपोनेंट लगाए जाते हैं, उसका रियल वैल्यू भी पता चल गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड कि कौन कौन से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इससे पहले क्वेश्चन बताने से पहले मैंने कहा था कि आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारे एप्लीकेशन पे आपको जुड़ना है। तो किस प्रकार से जुड़ना है, हमारा नवोद्भव बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से DNS एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसके बाद सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स मैथ का एक सेक्शन, BSc मैथ का एक सेक्शन दिखेगा, उस पे जाके आप हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। कोर्स को बाय करने के लिए केवल 1250 रुपीज का वन टाइम पेमेंट करना है, और इसमें जो भी BSc मैथ के आपके तीनों सब्जेक्ट रहेंगे वो सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। और अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो इसमें 10% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जिससे आपका और भी एफोर्डेबल ये वाला प्राइस आपका हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इसी प्रकार से इंटरेक्टिव क्लासेस देखने को मिलेंगी, और साथ में जो भी PDF मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ये सारा PDF आपको मिल जाएगा। और इससे आपको फायदा क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। साथ में आपको सभी यूनिवर्सिटीज के PYQs करवाए जाएंगे। आप जिस भी यूनिवर्सिटीज के हैं उस सारे यूनिवर्सिटीज, लगभग सभी यूनिवर्सिटीज के हम लोग यहाँ पे PYQs करवाते हैं, और एक यूनिट जैसे ही एंड होता है उसके बाद उस यूनिट से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है उसको हम लोग करवाते हैं, ठीक है। तो यही सारा फीचर्स है हमारे क्लासेस के। अगर कोई डाउट हो, आपको जुड़ने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप क्या करिए, इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो पहले क्वेश्चन में हम MCQ क्वेश्चन की बात करेंगे, और इधर मैं रिटन क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, ठीक है।
तो रिटन और एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ देगा कि आपका, हाँ, कपलिंग कैपेसिटर, वर्क ऑफ कपलिंग कैपेसिटर, वर्किंग ऑफ कपलिंग कैपेसिटर, इस तरीके से वर्किंग ऑफ कपलिंग कैपेसिटर, ठीक है। कपलिंग कैपेसिटर का काम क्या है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा टू कपल वन स्टेप ऑफ कपल या टू प्रोवाइड इनपुट ऑफ, यहाँ पे टू कपल वन स्टेज टू अनदर स्टेज, टू कपल वन स्टेज टू अनदर स्टेज, इस तरीके से ऑप्शंस आपके पास होंगे। यहाँ पे सेकंड होगा टू प्रोवाइड लो रिएक्टेंस पाथ, अब लो रिएक्टेंस पाथ वाला आपको याद होगा कि लो रिएक्टेंस पाथ कौन प्रोवाइड करवाता है, जो आपका एमिटर कैपेसिटर होता है, ठीक है। थर्ड इसी तरीके से यहाँ पे इनपुट कैपेसिटर की तरह यूज होता है, इनपुट कैपेसिटर की तरह यूज किया जाता है कैपेसिटर का, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, जिसमें एक स्टेज को दूसरे स्टेज से जोड़ने का काम करता है ये कैपेसिटर। इसी तरीके से बाईपास कैपेसिटर का वर्किंग आपसे पूछ देगा, बाईपास कैपेसिटर वाले में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, लो रिएक्टेंस पाथ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर इसी तरीके से सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सिंगल स्टेज, और यही सारे क्वेश्चन आपके सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को एक्सप्लेन नहीं, एमसीक्यू में आपको इस प्रकार से पूछ देगा कि सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में कितने ट्रांजिस्टर्स होते हैं, सिंगल स्टेज हाउ मेनी, यहाँ पे मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, हाउ मेनी ट्रांजिस्टर आर यूज्ड in single stage ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं रिटन क्वेश्चन की, रिटन क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, पहले ये देखो शॉर्ट में पूछ सकता है, शॉर्ट में आपसे क्या पूछ देगा, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो इस तरीके से आप पूरा जितना भी मैंने आपको पीडीएफ में दिखाया है, ये सारे कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, इसका कंस्ट्रक्शन बना दीजिएगा, वर्किंग आप समझा सकते हैं कि यहाँ पे क्या करता है, सिग्नल को अगर छोटे से सिग्नल को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये बड़े सिग्नल में चेंज कर देता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, आपको पूछ देगा कि यहाँ पे ये वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है, वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट में पूछ सकता है, एक्सप्लेन ईच कंपोनेंट, explain various component, explain the working of various component explain the working of various component in various component used in single stage amplifier, used in सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। और ये क्वेश्चन आता है, ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी कंपोनेंट का वर्किंग बताइए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं।
और बाकी आपको इस क्लास से आपको कई सारे बेसिक चीज़ों के बारे में पता चला और एम्पलीफायर का काम क्या होता है। और बाकी मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर का एक ही काम होता है कि सिग्नल को बढ़ाना। तो इसमें अंतर क्या है, ट्रांसफार्मर और एम्पलीफायर के बीच में अंतर क्या है? तो इसका ये क्वेश्चन का आप जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। अब चलते हैं, यही था आज के क्लासेस में और आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज की क्लासेस आपको अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।